जब आपका डिसएग्रीमेंट है, क्या हो रहा है आपका डिसएग्रीमेंट, फिर आप क्या करेंगे, उस डिसएग्रीमेंट के अगेंस्ट जाएंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, अपील कर रहे होंगे। अब डिसएग्रीमेंट दो लोगों का हो सकता है, टैक्स पेयर का भी हो सकता है और टैक्स अथॉरिटीज़ का भी जो है वो क्या हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। और फॉर एग्जांपल आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू किया गया, आप उससे नहीं मानते, आपको उससे इख्तलाफ है, आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। या अपील का फ़ैसला आ गया, फ़ैसला आने के बाद क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को इख्तलाफ है, डिपार्टमेंट वाले भी क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। मतलब अगर कोई किसी को भी किसी से इख्तलाफ हो जाए, आप क्या कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। आप हायर अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हैं कि ये मुझे मसला है, मेरा मैटर जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए। तो पहला क्वेश्चन आता है कि बताएं वो सर्कमस्टांसेस क्या है जिसकी वजह से अपील में आप जा सकते हैं। एंड लिस्ट द सर्कमस्टांसेस विच गिव रेज टू द अपील, जिनकी वजह से अपील वगैरह हो सकती है। तो रिमेंबर, अगर कमिश्नर ने आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी है, आपको उससे डिसएग्रीमेंट है, आप क्या करेंगे, उसके खिलाफ कहाँ जाएंगे, अपील में। अगर आपकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट उसने कर दी है, आप उससे इख्तलाफ करते हैं, आप कहाँ जाएंगे, अपील में। अगर कोई आपको ऑर्डर दिया गया है जहाँ पे पर्सनली आपको लायबल ठहरा दिया गया है और आप लायबल नहीं थे, आप सिर्फ विद होल्डिंग एजेंट थे, आपका काम था टैक्स कलेक्ट करके जमा करवाना है, आपने नहीं किया और उसने आपको पर्सनल लायबल करके आपको नोटिस दे दी है, आप क्या करेंगे, अपील कर देंगे। या कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसा ऑर्डर आया है जिसमें आपके या आपके रिप्रेजेंटेटिव को नॉन रेजिडेंट ट्रीट किया जा रहा है या वाइस वर्सा, मतलब एक बंदा रेजिडेंट है उसे ट्रीट करें नॉन रेजिडेंट, और एक बंदा नॉन रेजिडेंट है उसे क्या ट्रीट करें रेजिडेंट, और वो है भी नहीं, तो फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पे जा रहे होंगे। उसके अलावा अगर आपके कोई ऑर्डर में मिस्टेक थी, आपने अपील की, उसने इनकार कर दिया, आपने टैक्स ईयर चेंज करने के लिए कहा, उसने इनकार कर दिया, आपने अकाउंटिंग मेथड चेंज करने के लिए कहा, उसने इनकार कर दिया, फिर क्या करेंगे, आप अपील कर रहे होंगे। या कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें रिफ़ंड वगैरह आपने मांगा है, उसने नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, अपील कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वो तमाम रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपील में जाते हैं। अपील में जाने का एक असूल याद रखिएगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले आप टैक्स पे करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, उसके ख़िलाफ़ अपील दाखिल करेंगे। टैक्स पे किए बिना अपील आप कभी भी नहीं कर सकते, इस चीज़ को आपने क्या करना है, याद रखना है। अब हमारे फॉर्म्स ऑफ अपील कौन कौन से हैं, रिमेंबर, आप कमिश्नर अपील कर सकते हैं, आप ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, या आप ADRC के पास जा सकते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। रिमेंबर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, यहाँ पे सिर्फ जब क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज होगा, जब लॉ की इंटरप्रिटेशन की बारी आएगी, सिर्फ वहाँ पे जाएंगे कि जी ये लाइन लिखी है ऑर्डिनेंस में, इसका क्या मतलब है, तो डीम्ड इनकम का क्या मतलब है, किस किस के ऊपर डीम्ड इनकम अप्लाई होगी, उसके ऊपर। जैसे बोनस शेयर की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अदरवाइज़ आप उनके पास नहीं जा सकते। अदरवाइज़ आपके पास है ADRC, उसके बाद है कमिश्नर, अपीलेट ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट और ADRC हमारे पास रह जाता है। तो ये हमारे पास फॉरम्स हैं जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम जाके अपील जो है अपनी दाखिल कर रहे होते हैं। अब जब अपील का फ़ैसला आता है ना, तो उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि सबसे पहले है कन्फर्मेशन। आपने अपील की, उसने क्या कर दिया, कन्फर्म कर दिया, आपको नोटिस हुआ था इशू, उसने उस नोटिस को मान लिया कि सही इशू हुआ है, दैट इज़ कन्फर्मेशन। आपको कोई भी किसी किस्म का एडवांटेज नहीं मिला। एक है रिड्यूस, कि आपकी अपील की, उसने उसमें जो टैक्स वगैरह था उसे कम कर दिया। एक है इनहेंस, वही नमाज़ें बख्शवाने गए, क्या गले पड़ गए, रोज़े। और आखिरी है अनल, कि उसे ख़त्म ही कर दिया कि यार ये वाइड है, ये इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। अब एक सवाल है कि 4 नंबर का, कि कोई भी असेसमेंट अनल कब होती है, ख़त्म कब हो जाती है। रिमेंबर, किसी भी असेसमेंट को हम उस वक़्त अनल ट्रीट करेंगे जब
आपने नोटिस इशू किया है विदाउट जुरिस्डिक्शन कि एक ऑफिसर बैठा हुआ कराची में, उसने नोटिस भेजा लाहौर वाले को, उसके जुरिस्डिक्शन फॉलो नहीं करता, तो वो क्या होगा, अनल्ड कंसीडर होगा। अगर नोटिस प्रॉपर्ली सर्वे नहीं किया गया, उसको कम्युनिकेट नहीं किया गया, ईमेल कर दी पोर्टल पे है नहीं, फिजिकल नोटिस नहीं आया, नोटिस क्या होगा, अनल्ड। या नोटिस रॉन्ग पर्सन को दे दिया, देना उमर को था, दे उमर को दिया, क्या होगा, अनल कंसीडर होगा। या असेसमेंट किसी रॉन्ग टैक्स ने कर दी, नोटिस ये 17 का दिया था, कर दी असेसमेंट 16 की, तो वो क्या होगा, अनल ट्रीट हो रहा होगा। गॉट इट। तो ये ही इस 4 नंबर का सवाल है कि डिसीजन हमारे पास क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। अब पहले इसमें हम चलते हैं अपील टू कमिश्नर। क्या, अपील टू कमिश्नर। सबसे पहले है कि जब भी आपने अपील करनी है कमिश्नर को, कब, टाइम लिमिट क्या है, 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। ओके, जब आपको मिल जाएगा 30 दिन के अंदर क्या करना है, आपने अपील करनी है। ओके, अब अपील करनी है तो क्या लेट हो सकती है, कि लेट हो सकता है, लेकिन उसकी रीज़न्स बतानी पड़ेगी कि लेट क्यों हुआ, बीमार था, आईसीयू में था, दादी मर गई थी, बताना पड़ेगा आपको, फिर वो आपको थोड़ी बहुत एक्सटेंशन दे सकता है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से हमें फिल करने पड़ेंगे साथ जब अपील करनी है, एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ अपील होगा जब फुल करना पड़ेगा। ग्राउंड्स ऑफ अपील के आप अपील क्यों कर रहे हैं, जी मैं इससे एग्री नहीं करता, इससे नाइंसाफ़ी की है। ऑब्जेक्शंस जो है बतानी पड़ेंगे, मुझे क्या इससे इख्तलाफात हैं। फिर नोटिस ऑफ डिमांड एंड कॉपी ऑफ ऑर्डर कि कितना टैक्स बनता है वो पे करने के बाद, और जो ऑर्डर आपको दिया है उसने, उससे कॉपी साथ लगाएंगे। फिर पावर ऑफ अटॉर्नी, कौन सा वकील है आपका वो, या कौन बंदा आपको रिप्रेजेंट करेगा, उसके नाम की अटर्नी जमा कराएंगे, और चलान पे करेंगे आप अपील का। अगर कंपनी अपील पे कर रही है 5000, इंडिविजुअल एंड एओपी अगर पे कर रहे हैं तो 2500 होगा अगर असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट जाना है। और अगर कोई और ऑर्डर इशू हुआ है, पेनल्टी है, फ़ाइन वगैरह है, उसकी कितनी फ़ी होगी, 1000 रुपया फ़ी होगी। ये जमा करवाएंगे, सब कुछ सबमिट करेंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी अपील चली जाएगी। अगर आप अपील में जा रहे हैं और जो उन्होंने टैक्स आपको कहा था आपने पे नहीं किया, तो फिर आपकी अपील क्या कहलाएगी, फिर आपकी अपील जो है वो इनवैलिड कहला रही होगी। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, अब आप चले गए, अपील में दाखिल कर दी है। अब अपील का प्रोसीजर क्या होगा वो देखने। देखिए, अब है कमिश्नर इन अपील, जिसके ऊपर पास आपने अपील की है, वो क्या करेगा, वो डे ऑफ हियरिंग ऑफ अपील जो है वो फिक्स करेगा कि इस तारीख को आपकी हियरिंग है। नोटिस इशू कर देगा एप्लेंट को, दरख्वास्त गुजार को और कंसर्न्ड कमिश्नर को, जिस बंदे ने आपके खिलाफ ये ऑर्डर दिया था। और कमिश्नर अपील के पास ये पावर है कि वो टाइम टू टाइम क्या कर सकता है, हियरिंग को एडजर्न भी कर सकता है। अब कमिश्नर ऑफ अपील हियरिंग ऑफ अपील करने से पहले क्या करेगा, एप्लेंट जो दरख्वास्त गुजार है उसको अलाउ कर सकता है कि अगर आपने न्यू ग्राउंड ऑफ अपील लेने हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ़ैसला करना पड़ेगा, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन पहले मैंने प्रोवाइड नहीं की थी, बिकॉज डैट वाज डिफ़िकल्ट एट दैट टाइम, मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता था। अगर आप सेटिस्फाई कर दें तो आप न्यू ग्राउंड ऑफ अपील जो है वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा कमिश्नर में बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील, किसी भी अपील को मतलब वाइंड अप करने से पहले, कॉल फॉर सच पार्टिकुलर्स एज ही मे रिक्वायर और केस फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड बाय कमिश्नर, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर कर सकता है या फर्दर इंक्वायरी भी आपकी करवा सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द कमिश्नर अपील्स शैल नॉट एडमिट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच वॉज नॉट प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर, कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट कमिश्नर को नहीं दिया था और आप अब आके दे रहे हैं अपील्स वाले को, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस उस वक्त प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं था, एग्रीमेंट था, मिल नहीं रहा था, मालिक मकान था, दो बैठा हुआ था आपका सऊदीया, वो भेज नहीं रहा था, या उसने भेज दिया तो यहाँ पे आए 30 दिनों के बाद है। अगर ये केस हार्डशिप का है, उस वक्त नहीं प्रोवाइड कर पाए, अब है साबित कर दिया, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, उसके बाद है स्टे टैक्स डिमांड के ऊपर। आपको 4 लाख की पेनल्टी पड़ गई है, आप चले गए अपील में, 4 लाख पे करेंगे, फिर जाएंगे अपील में, आंसर इज़ नो। आपको जो टैक्स आया है अगर आप उसका 10% पे कर दें, कितना, 10%, मतलब 4 लाख की पेनल्टी पड़ी है आपको, आप 4 लाख का लें, 10% वो कितना होगा, 10,000, 10% होगा 40,000, वो आप पे करें, वो पे लेके स्टे ले लें, अब चले गए अपील में। अब जब अपील का फैसला होगा, हक में आ गया, ख़त्म, ये 40 वापस मिल लेगा, खिलाफ आया तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे,
जो ट्राइब्यूनल है वहाँ पर चले जाएंगे। बट इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, कितना स्टे होता है? 10%। फिर कमिश्नर अपील के पास पावर है कि वो ये टैक्स डिमांड के ऊपर स्टे दे सकता है। कब तक? 30 दिन तक। आपने टैक्स स्टे लिया, 10% पे करके वो आपको दे देगा 30 दिन का स्टे। उसने हेयरिंग करनी है, फैसला करना है, तो आपको जब तक हेयरिंग कंप्लीट नहीं होगी, हेयरिंग भी 30 दिनों में कंप्लीट करनी होती है, तो क्या दे देगा? आपको स्टे दे देगा। वो फर्दर आपको क्या दे सकता है? 30 दिन का मज़ीद स्टे दे सकता है अगर आपकी हेयरिंग वगैरह कंप्लीट नहीं हुई। तो आपके जब फैसला नहीं होगा, आप 10% पे करें, आप क्या करें, जाके आप अपील में बैठ जाएं। अब अपील का फ़ैसला करने का टाइम लिमिट क्या है? विद इन 120 डेज़ फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ अपील। जिस तारीख पे आपकी अपील फाइल हो गई, 120 दिन में क्या करना है? आपने फ़ैसला करना है। अगर 120 डेज में फ़ैसला नहीं होता तो 60 डेज़ तक की एक्सटेंशन जो है मिल सकती है, लेकिन इसकी रीज़न जो है राइटिंग में देनी पड़ेगी कि क्यों फ़ैसला कमिश्नर नहीं कर पाया। और अगर कोई मीटिंग आपकी हेयरिंग एडजर्न रही है, आप अवेलेबल नहीं थे, तो वो डेज़ जो है, मतलब लॉकडाउन हो गया, धरना हो गया, ईद वगैरह आ गई, ये डेज़ इस डेज़ काउंटिंग में शामिल नहीं होंगे। तो दिस इज़ कमिश्नर इन अपील्स। आप बुक में देखेंगे, बुक में हेडिंग्स हैं A B C D E F G, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं। टाइम लिमिट एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको इसलिए डिवाइड किया हुआ है इसमें बुलेट्स में, ताकि ये आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस याद करने में मुश्किल पेश ना आ रही हो। ठीक है, हो गया कमिश्नर इन अपील्स पूरा। अब है अपील्स टू ट्राइब्यूनल। अब ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल के पास जा रहे हैं। अब इसके अच्छा, जो कमिश्नर इन अपील्स है ना, उसके पास सिर्फ टैक्स पेयर जाता है। अभी जो हम पढ़ के आए हैं उसके पास सिर्फ कौन जाता है? टैक्स पेयर। जो है ना ट्राइब्यूनल, इसके पास टैक्स पेयर भी जा सकता है, इसके पास डिपार्टमेंट भी जा सकता है। ठीक है, ये ले जाओ, इसके पास टैक्स पेयर भी जा सकता है और इसके पास डिपार्टमेंट भी जा सकता है। अगर आपने अपील की थी कमिश्नर के पास, उसने रिजेक्ट कर दी, आपको नुकसान हुआ, आप कहाँ जाएंगे? ट्राइब्यूनल के पास। अगर आपने अपील की, आपकी अपील एक्सेप्ट हो गई, कौन हारा केस? डिपार्टमेंट वाले, तो वो भी कहाँ जाएंगे? इसके पास। तो इस बंदे के पास दोनों लोग जा रहे होंगे, आप भी और ब्रो माइंड कर गया, तो दोनों लोग जो हैं वो क्या कर रहे होंगे? जा रहे होंगे। ठीक है, अब इसका सवाल इसके भी डिवाइडेड है, A B C D हर चीज़ डिवाइड की हुई है ताकि आपको याद करने में मसला ना आए। टाइम लिमिट क्या है? 60 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ डिसीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील्स। कि जब कमिश्नर अपील्स का आपको ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर मिलने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? आपने रिटर्न, और मतलब रिटर्न कह रहा हूँ, अपना ये जो है अपील दाखिल करनी है। दोनों कर सकते हैं, आप भी और डिपार्टमेंट भी। डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? फॉर्म ऑफ अपील। अब देखें, इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स जो है मैच करते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स देखें ना, इसके और जो कमिश्नर इन अपील्स है, दोनों के डॉक्यूमेंट्स देखें मैच कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ अपील दोनों में है, ग्राउंड्स ऑफ अपील दोनों में है, ब्रीफ समरी। इसमें बस ये है कि जब आप ग्राउंड ऑफ अपील लगाएंगे तो जो ऑर्डर मिला है आपको कमिश्नर अपील्स का, उसके साथ कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी। कॉपी ऑफ ऑर्डर भी बीच में होगा, कॉपी ऑफ अपील डिसीजन ऑर्डर होगा, पावर ऑफ अटर्नी होगी और चलान फ़ी होगी। 5,000 रुपये कंपनी के लिए है, और कंपनी के अलावा जो लोग हैं उसके लिए कितनी होगी? 2500 जो है वो होगी। ओके, उसके बाद है प्रोसीजर इन अपील। अपील्स का प्रोसीजर क्या होगा वो देखने। अगर अपील टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है तो पावर ऑफ अटर्नी और अपील फ़ी रिक्वायर नहीं होती। अगर टैक्स पेयर कर रहा है तो फिर पावर ऑफ अटर्नी वगैरह रिक्वायर जो है वो होती है। अच्छा, जो ट्राइब्यूनल है उसने 6 महीने के अंदर क्या करनी है? अपील का फ़ैसला करना है, उसके पास जो आ गई। और अगर 6 महीने में फ़ैसला नहीं हुआ तो फिर एक्सटेंशन मिल सकती है, वही 60 डेज़ की होती है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे अपील की है तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे? टैक्स के ऊपर स्टे ले सकते हैं। जो स्टे लेंगे वो कितना मिलेगा आपको? 180 डेज़ तक का ही मिल रहा होगा। वही है कि जो भी टैक्स डिमांड होगा 10% पे करें और आप क्या कर सकते हैं? उसकी लाइक स्टे ले सकते हैं। चला केस, हेयरिंग होगी, तब तक जब जो हेयरिंग का फ़ैसला आएगा उसके मुताबिक आपने टैक्स पे करना है।
उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल, लिख लें ब्रैकेट में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है जी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्राइब्यूनल में कौन कौन बंदा होगा, इंडिपेंडेंट पूछा उसने 5 से 6 दफ़ा। ट्राइब्यूनल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, अदर जुडिशियल एंड अकाउंटेंट मेंबर्स अपॉइंटेड इन द मैनर एज द प्राइम मिनिस्टर में प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स। के चेयरपर्सन होगा और कुछ अदालती अमला होगा और कुछ अकाउंटेंट मेंबर होंगे जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहा होगा। अब जुडिशियल मेंबर कौन कौन अपॉइंट हो सकते हैं, रिमेंबर वो बंदा जो हाई कोर्ट का जज रह चुका है वो हो सकता है, या कोई बंदा जो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका है वो हो सकता है, या कोई वो बंदा जो हाई कोर्ट का जज रह चुका है पिछले 10 सालों में वो भी हो सकता है, या कोई भी बंदा जिसके पास इनकी क्वालिफिकेशन है इक्वल टू देम, उस बंदे को क्या कर सकते हैं आप, जुडिशियल मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं। और अकाउंटेंट मेंबर कौन अपॉइंट हो कर सकता है, रिमेंबर वो बंदा ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो बंदा जो चीफ कमिश्नर के रैंक के बराबर हो वो हो सकता है, या कमिश्नर ऑफ अपील जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो वो, या वो पर्सन जिसके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ प्रोफेशनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मतलब FCA और FCMA की बात हो रही है। तो ये बंदे जो हैं क्या हो सकते हैं, एज अ मेंबर के तौर के ऊपर अपॉइंट हो सकते हैं। गॉट इट। अब ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर का आया हुआ है, बताएं जी कौन से लोग एज अ जुडिशियल मेंबर और कौन से लोग एज अ अकाउंटेंट मेंबर के तौर के ऊपर अपॉइंट हो सकते हैं। तो इसका रट्टा मारना होगा, मार लेंगे, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, ये वो एरिया जो पूछते अपील में से ये सवाल इस तरह पूछे जाते हैं इस तरह के कि बताएं कौन सा मेंबर होगा और कौन सा मेंबर नहीं होगा। गॉट इट, ठीक है। इसको रीड कर लें फिर आगे चलते हैं। रेफरेंस टू हाई कोर्ट थोड़ा रह गया बस, तेरी बड़ी दर्द निकल रही हैं, जल्दी से रीड करें फिर ख़त्म करते हैं। मुश्किल तो नहीं, अपील से आसान है, थोड़ा जाके उसे किसी दूसरी किताब से पढ़ के देखिए, चाहे किसी भी दूसरी बुक पे आप अपील्स को पढ़ के देखें ना, आपके रंग उड़ दें मुझे फिर कहना। आसान लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चंस वाइज बता दिया है, ये बुलेट्स में एक्सप्लेन करके नंबरिंग लगा के कि ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं। आप जाके कोई भी किताब पकड़ें दूसरी, ज़रा वहाँ से अपील पढ़ें, आप किताब बंद कर देंगे फिर ये चैप्टर छोड़ के जा रहा हूँ मैं, क्योंकि होना ही नहीं है। ऐसा है कि नहीं? नहीं मुझे समझ लग रही कौन सी बुक है। अब वहाँ पे मैडम ढूंढ रही हैं लिखा कहाँ पे हुआ है। ख़वातीन बात एग्री कर लें, पॉसिबल है। अरबी की कहावत नहीं, वुमेन। एक दफ़ा ऐसे बैठा हुआ तो मेरी अम्मी से बहस हो रही, मैंने एंड पे कह दिया वुमेन। 2 दिन खाना नहीं मिला घर से मुझे, तो मेरी अम्मी को समझ नहीं आई वुमेन का मतलब क्या, क्यों कह रहा हूँ। फिर मेरी खाला की बेटी ने बता दिया कि वुमेन का मतलब ही आपका मजाक उड़ा रहा था। फिर मम्मा ने मेरी बेइज्जती की थी, फिर उसके बाद उनके सामने मैंने कभी वुमेन नहीं कहा। हाँ मैंने बाहर से खा लिया था। सर जी आपको तो भूख नहीं लगती? दिन में एक दफ़ा खाना खाना होता भाई, एक दफ़ा खाना खाना होता एक दिन में। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मामा के सामने वुमेन नहीं कहना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ खातून। कहते हैं हाँ रिस्पेक्ट दे रहा है ये। और चाय पकड़ के भी खातून नहीं कहना चाहिए, वुमेन नहीं कहना चाहिए। तेरा मसला नहीं है, तू बहुत ठंडा आदमी है। तो बोला है ना, कहते हैं ना कहावत, मुर्दा जब भी बोलता है कफन फाड़ के बोलता है, बैठती है। अब बता मैंने क्या गलत कहा, पूछना। पढ़ लिया? अगर आपको मिल गया हो अपील्स कहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। अब रेफरेंस टू हाई कोर्ट में ना आप भी जा सकते हैं, वो भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसके ऊपर तब जाएंगे जब क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज होगा। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे रेज हो सकता है? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, सेल्स टैक्स की बात करता हूँ मैं। आपने प्रोडक्शन की है,
आप ये टेबल चेयर्स बना रहे हैं, ओके, आप लकड़ी काटते हैं, उसका एक आता है वेस्ट मटेरियल, ठीक है, अब वो बिक जाता है, आपने वो बेचा, ये आगे जी इसके ऊपर टैक्स लगाओ, आपने कहा मैं क्यों लगाऊँ, लेगा आपको चलेगा कोर्ट में। अब कोर्ट ने फैसला करना है कि जो आपकी वेस्टेज बनी है क्या इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए कि नहीं, किसका है, क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हो गया। आपको मिले हैं बोनस शेयर्स, आपने बोनस शेयर्स बेच दिए, अब बोनस शेयर्स मिलते हैं फ्री में, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ज़ीरो होगी, फेयर मार्केट वैल्यू होगी, कौन डिटर्मिन करेगा, अब वो कहते हैं कॉस्ट लगाओ, आप कहते हैं फ्री में मिले हैं, तो पंगा पड़ गया, अब लॉ साइलेंट है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, आप जाएंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के पास, तो वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं जाके आप, कितने बजे, 3:30 थी यार, कौन सी क्लास है, कौन सी, एक मिनट, आप जरा बुलाएं दानियाल साहब को, उनसे पूछे उनकी क्लास हर रूम किस में थी ज़रा, लॉ की। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जैसे बैड डेट्स है, वहाँ पे आपका क्वेश्चन रेज हो जाता है, तो अगर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हो गया ना, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट के पास। जैसे कैपिटल गेन में हमने सेक्शन पढ़ा है 7E डीम्ड इनकम वाला, तो वो डीम्ड इनकम में बड़े पंगे पड़े थे कि जिनी ज्यादती है, ये तो ये वो, वहाँ पता क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हुआ, मैटर गया हाई कोर्ट के पास, वहाँ पे रहा, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तो अब क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। तो ये है जब हम जाते हैं हाई कोर्ट के पास, कब जाते हैं हम हाई कोर्ट के पास, उस वक्त जाते हैं जब क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो रेज हुआ होता है कि ट्राइब्यूनल ने फैसला दे दिया और मसला हो गया कि जी इसने लॉ की इंटरप्रिटेशन जो है वो ठीक नहीं की। जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो टैक्स होती है हमेशा रिसीट बेसिस के ऊपर, ऐसे ही है, रिसीट है जब मिल जाएगी। हमारे मुल्क में एक बंदे को नाअहल किया गया कि सैलरी आपकी रिसीवेबल थी, आपने रिसीव नहीं की, इसलिए आप क्या है, नाअहल है। उन्होंने सैलरी टैक्स किया है अक्रूवल बेसिस के ऊपर, आपका ऑर्डिनेंस क्या कहता है, रिसीट बेसिस के ऊपर, तो वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हो गया था। इसलिए वो भाई साहब की नाअहली जो है वो गलत है, बिकॉज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने क्लियरली कहा हुआ है टैक्स सैलरी किस में टैक्स होगी, रिसीट बेसिस के ऊपर। रिसीट में है मेड अवेलेबल, एक्चुअली पेड या पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने ज़िंदगी में कभी सैलरी इशू नहीं की उसको, जो एम्प्लॉयर था एम्प्लॉयर ने कभी सैलरी इशू नहीं की हुई थी, तो वो तो रिसीट की डेफिनेशन में आती नहीं थी। तो इन्होंने अजम्पशन ले ली कि जी हमारे मुताबिक सैलरी क्या होनी चाहिए, अक्रूवल बेसिस के ऊपर, हालांकि वो नहीं होती। तो वहाँ पे आता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो जब क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हो रहा हो तो हम कहाँ जाते हैं, फिर ट्राइब्यूनल के पास जा रहे होते हैं। थोड़ा बहुत तो आपको आता है कानून, अब इतने तो आप हो चुके हुए हैं कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल मैटर्स हो रहे हो पाकिस्तान में, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। हालांकि चपेड़े खुद पड़ेंगी वो ज़्यादा, देखिए वो नहीं खानी है आपने, इसलिए बोलना भी कम है। बट ये है कि आप सही गलत को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि घड़ी चोरी सा क्राइम, सेक्शन नंबर 38 कैपिटल गेन, अगर आप बेचेंगे गेन होगा, गेन डिक्लेयर नहीं किया डेट इज़ क्राइम, अभी हम पढ़ के आए हैं, तो वो होगी कंसीलमेंट ऑफ इनकम। उस पर क्या होगी आपकी फिर प्रोविजनल असेसमेंट होगी। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर आपके पास कोई सबूत वगैरह नहीं है और अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, वो यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ पे करेंगे आपकी असेसमेंट और वहाँ पे जाके आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का भी पार्ट बना देंगे, जो हम वहाँ पढ़ के आए थे। तो वो डैट वॉज प्रोविजनल असेसमेंट वाला कि जो कंसील्ड इनकम होती है, जो कंसील्ड एसेट्स होते हैं, वो आपकी इनकम का पार्ट जो है बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे आते हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जब वहाँ पे रेज होगा, हम किसकी बात कर रहे होंगे, फिर हम जाएंगे हाई कोर्ट के पास। इसके लिए हमें जो एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी वो हम करेंगे विद इन 90 डेज़। और कितनी फ़ी पे करेंगे, 100 रुपया फ़ी जो है पे कर रहे होंगे। अगर टैक्स पेयर है, डिपार्टमेंट तो फ्री में जा रहा होता है। और ये जो हेयरिंग करेगा बेंच, वो कम से कम 2 जजेस का होगा और पहले सुनेंगे कि क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हुआ भी है कि नहीं। और क्वेश्चन ऑफ लॉ ना रेज हुआ, अपील खारिज, अगर हुआ तो फिर क्या होगी, फर्दर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही होंगी। उसके अलावा हाई कोर्ट जो है, जब आप उसको रेफरेंस करेंगे तो आपने पहले क्या करना पड़ेगा, टैक्स वगैरह जो है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट के पास पावर है, वो उस टैक्स के ऊपर स्टे दे सकते हैं और स्टे होगा मैक्सिमम 6 मंथ्स तक, ठीक है।
और अगर टैक्स डिमांड जो है वो रिड्यूस हो रही है बाय द हाई कोर्ट जजमेंट, तो जो टैक्स पे होगा या बाय द टैक्स पेयर वो क्या हो जाएगा, रिफंडेबल हो जाएगा। अगर उसने टैक्स पे किया था, अब टैक्स कम हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिफ़ंडेबल हो जाएगा। लेकिन जो कमिश्नर है वो रिफ़ंड को पोस्टपोन भी कर सकता है। कब? जब वो हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ चला जाए, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आएगा तब तक वो बंदा रिफ़ंड भी नहीं कर रहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कब आता है, वहाँ पे भी आपका जो है जब क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये हमारे पास है जी रेफरेंस टू हाई कोर्ट, इससे रीड कर लें। फिर हमारे पास आखिरी है डैट इज़ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, इसको हम ADRC भी कहते हैं, ADRC। जी जनाब। हाई कोर्ट रीड दो दफ़ा रीड ओनली। हाँ, क्योंकि आप अगर आप जज्बाती नहीं हैं, आप चलते हैं लीगली, तो वो गलत है। सैलरी डिक्लेयर ही नहीं हुई ना, और एम्प्लॉयर जो है वो कहता है भाई मैंने ज़िंदगी में कभी सैलरी इशू नहीं की। अब ये प्रैक्टिकली होता है। आप प्रैक्टिकली अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई ने अगर ट्रैवल करना है गल्फ़ वगैरह में, UAE में, अगर आपको कोई लगवाना ना वीज़ा, तो मोस्टली क्या होता है, वीज़ा आपको कोई जानने वाला बंदा है तो वो अपनी कंपनी के लगा के देते हैं वीज़ा, जिसमें आपके डेजिग्नेशन होते हैं कि जब आप मैनेजर हैं, ये वो, तो कभी काम ही नहीं किया हुआ, तो वो लगा के देते हैं। कोई सैलरी नहीं, मैं रह के आया हूँ 15 डेज़, मैं आई वॉज अ मैनेजर, पता नहीं किस कंपनी का, मुझे पता भी नहीं है, मैं लिखा है मेरे वीज़े में। तो वो करती हैं क्योंकि वहाँ पे आपको चाहिए रेजिडेंस, या आप अप्लाई करें प्योर टूरिस्ट वीज़ा, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो पाकिस्तानी जो कि माशाल्लाह बड़े नेक हैं, बड़े परहेज़गार हैं, तो दुनिया ने भी कहती है कि हम आपको नहीं आने देंगे। हमारे कंट्रीज ऐसे मुत्तकी परहेज़गार अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर वो अपने एम्प्लॉय शो करके बुलवाते हैं लोगों को। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी सेटल हो UAE में, मैंने अपनी फैमिली मूव करनी हो वहाँ पे, तो मैं अपने फादर को भी क्या शो करूँगा, अपना एम्प्लॉय शो कर रहा हूँगा। ये फैक्ट है, क्योंकि मुझे मिल जाएगी PR, मेरी कंपनी है, उनको PR नहीं मिलेगी, एज भी होगी फैक्टर, तो उन्हें क्या करूँगा, अपना एम्प्लॉय शो करूँगा, उन्हें PR मिल जाएगी, रेजिडेंस मिल जाएगी। तो उसके लिए अकामा जो होगा उस पर लिखा रही फलानी मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है, ये इसका डेजिग्नेशन है, वो करते हैं। वहाँ भी लीगल है, यहाँ भी लीगल है। अगर मैं काम करता भी हूँ तो मैं तो कभी सैलरी नहीं दूंगा, और मैंने जब सैलरी इशू ही नहीं की, एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो लीगली काम हो रहा है ना वहाँ पे काम, तो वो लीगल भी है वहाँ पे। तो ये चीज़ होती है। तो ये हमारे जो बैठे हुए हैं वो ग्रज में थे उस वक़्त, तो ग्रज में हमारा मुल्क 16 में बहुत आगे था, अब हमारा मुल्क वापस 2006 में बैठा हुआ है। हम आगे की बजाय हम बहुत पीछे आ गए हैं। अच्छा खासा ना यहाँ पे प्लांट लगना था BMW का पाकिस्तान में, डेल का प्लांट लग रहा था, डेल का प्लांट लग रहा था सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में, क्योंकि मेरे फादर जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी इन्वॉल्व है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। डीप इनसाइड न्यूज़ थी कि इनकी फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ऑडी के साथ। उन्होंने उस वक्त इन्होंने कोई अपना 28.5 करोड़ का प्लांट लगाया था जस्ट फॉर दैट पर्पस। अभी भी वो जर्मनी का काम ही कर रहे हैं, वो सिर्फ बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं जर्मन्स को। बट उस वक्त इतना बूम आ गया हुआ था कि इनके पास काम नहीं हो रहा था, 4 शिफ्ट्स में फैक्ट्री चल रही थी, मशीन रेस्ट नहीं की जा रही थी, इतना काम था 15-16 में कि इन्होंने ऑर्डर लेना बंद कर दिए थे। पाकिस्तान में हैवी मशीनरी का ये काम इतना करते मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि आपने 2 साल के ऑर्डर लिए बंद किए हुए, हम ऑर्डर नहीं ले रहे, और आपके पास फिर रहे हैं जर्मन से, यार हमारा काम कर दें। उन्होंने मुझे मिलवाया भी हुआ जब उनका आया था ये डेलीगेशन ऑडी वालों का, क्या प्रोफेशनल्स हैं, मज़ा आता है बात करने का। तो इतना हमारे कंट्री में बूम था। हायर ने प्लांट्स अब लगाया था लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग का, और इनका MOU साइन हुआ था डेल वालों का। डेल ने कहा था हम भी यहाँ पे पाकिस्तान में लगाएंगे प्लांट, डैट वाज मेड इन पाकिस्तान। अरफा करीम टावर में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑफिशियल आउटलेट खोल दिया था विंडोज़ के लिए, डेल ने ओपन कर दिया था। गूगल का ऑफिशियल स्टोर था पाकिस्तान में जो बंद हो गया हुआ है। एप्पल आने वाला था, लेकिन फिर हमारे मुल्क पर तब्दीली आ गई थी जो फैक्चुअली हमें हमारे मुल्क को पीछे लेके गई है, हर एक फैक्टर के लिहाज से, हर एक फैक्टर के लिहाज से।
बिकॉज ही वॉज इनकम्पिटेंट. इनकम्पिटेंसी इज़ मोर इविल एज कम्पेयर टू करप्शन. आप एक ड्राइवर है, पैसे लेके जाता है पेट्रोल डलवाने के लिए, 50 रुपये खा जाता है, 50 का पेट्रोल डलवा देता है, बट एटलीस्ट ही नोज़ हाउ टू ड्राइव. आपको मोटरवे पे ले जाएगा. एक ड्राइवर है, पेट्रोल डलवाता पूरा है, उसे गाड़ी चलानी नहीं आती, क्या करेगा? आपको वहाँ रख के मारेगा मोटरवे पे कि आपकी लाश वापस नहीं आएगी. ऐसे ही है, यही हुआ है हमारे साथ कि द मैन जिसने पूरी लाइफ में सिर्फ एक क्रिकेट टीम मैनेज की है. क्योंकि क्रिकेट टीम और इदारे में बड़ा फ़र्क होता है. जिसने कभी ज़िंदगी में कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेज नहीं की थी ना, हमने उसको पूरा मुल्क पकड़ा दिया था और ठुक गया. तो सारे कल्प्रेट हैं माशाल्लाह से. मुझे पीएम बनाओ यार, साफ सीधी बात है. मैं भी थोड़े से बूट पॉलिश कराता हूँ. शुरू में तो किसी ने भी कोई मतलब इदारे को वो नहीं किया होता ना. हिस्टोरिकली जो सपोर्ट इमरान खान की पार्टी को मिली है ना तमाम इदारों से, वो आज तक किसी पार्टी को नहीं मिली थी. हर एक इदारा इनकी सपोर्ट में था. जज, जर्नैल, ज्यूरी, अदलिया, नैब, सब कुछ था. ये सपोर्ट होती ना जरदारी के पास, वो भी परफॉर्म कर देता. जरदारी को और नवाज शरीफ को लेग पुलिंग होती थी, ये करेंगे अंदर, वो करेंगे अंदर. उसको अंधी सपोर्ट दी है हर इदारे ने. बट इतना आइडियल इन्वायरमेंट में भी अगर बंदा परफॉर्म नहीं कर पाया ना, समझ इनकम्पिटेंट था. इनकम्पिटेंसी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है. किया है, क्यों नहीं किया? हर बंदे ने सपोर्ट किया उनको, बट प्लानिंग नहीं थी. वुड यू रियली लाइक थिंक डैड के लिए कट्टे पैदा करें तो मुल्क की ख़त्म हो जाएगी, मुर्गियाँ पाले ख़त्म हो जाएगी? भाई तुम्हारे हमसाए में क्या हो रहा है? आप कभी जाके इंडियन इकोनॉमी पढ़ें, दिमाग ख़राब होता है मेरा. मोदी आया है, लड़े हैं, मरे हैं, राहुल गांधी को अंदर रखा है उसने, बट उसने वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो मनमोहन सिंह ने शुरू किए थे बंद नहीं करने दिए. उसने कहा भाई लड़ाई अपनी जगह है, हमारे फाइनेंसेस ख़राब नहीं होने चाहिए. फिर कोई उनकी ट्रेन थी जिसका इनॉग्रेशन किया था मनमोहन सिंह ने, मोदी पीएम था, उसकी बारी फीता काटने के लिए, उसने नहीं काटा. उसने मनमोहन सिंह को बुलाया, उसने कहा आप काटें, आपके दे आर राइवल्स. इंडियन इकोनॉमी 2001 के बाद, वाजपेयी के बाद, क्योंकि वाजपेयी उनका है था जिसने कहा था भाई इन्होंने आइटम बम कर दिए, पागल हैं, मार देंगे हमें. उसने मुल्क बिठाया, कहता हम आपस में लड़ो, जो करना है करो, इकॉनमी में के ऊपर आपने बहस नहीं करनी. वाजपेयी के बाद उन्होंने अपना बनाया था पीएम मनमोहन सिंह, जो फाइनेंस का आदमी था, इकोनॉमिक्स का. उसने लिटरली 10 साल इकोनॉमिक्स यदि किया अपने कंट्री के, तो कहाँ से कहाँ पहुँचे. 2003 तक इंडिया हमसे गरीब मुल्क था. इंडिया हमसे गरीब मुल्क था 2003 तक. वो लड़ते मरते हैं आपस में, अंदर करते हैं दूसरे को, बट अपनी इकॉनमी में बहस नहीं करते. हमारे मुल्क में क्या हुआ? ऑरेंज लाइन ट्रेन सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन हराने के लिए ना 2 साल तक हमने चलाई नहीं थी. ट्रेन रेडी है, लोकोमोटिव्स पड़े हुए हैं, ख़राब हैं जी, चुबुर्जी हिल जाएगा. चुबुर्जी में होता क्या है? हर साल का नशे बैठा होता है. ऐसे फैक्ट है ना. सिर्फ 2 साल आपने ट्रेन नहीं चलाई कि अगर ट्रेन चल गई 18 में हम इलेक्शन हार जाएंगे. साथ दी अदालत ने. अब वो 2 साल की जो अप्रिशिएबल कॉस्ट पड़ी इंक्रीमेंटल, कौन जिम्मेदार है उसका? रिकॉर्डिक का हम मुंह के बल गिरे हैं, कौन जिम्मेदार है? तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है इकोनॉमी. अपना डैमेज करे खुश होते हैं. ये हुआ है हमारे कंट्री के साथ. तो जब हिस्ट्री होगी ना, जब लिखेंगे हिस्ट्री 10 सालों के बाद, तब नवाज शरीफ, इमरान खान ज़ारी मर गए होंगे. क्योंकि ये कौन से इतने ये वो इनएविटेबल है कि कभी मरेंगे नहीं, मरना सब नहीं है इन्होंने. उसके बाद जब एक नई एलीट आएगी क्लास, वो बताएगी असल हिस्ट्री हुआ क्या. दिस इज़ द मॉडर्न क्राइम जो हमारे साथ हुआ है रिसेंट 7-8 सालों में. एक नावल है, बुक है इकोनॉमिक हिटमैन, वो पढ़िएगा. पूरा बताया हुआ है कैसे कैसे. लाइक IMF को जी मैं भीख नहीं मांगूंगा, कर्ज नहीं लूँगा. कहाँ से भीख मांगी है बताएं खुद. सऊदी अरब ने हमें सदका फितर दिया था 2019 में. ये हमारे कंट्री के हालात आ गए हुए थे. और वो कौन था इनका, वो जो भगा हुआ है, नहीं यार, वो जो यंग मुराद सईद, वो बकदर रिसीव करने गया था सदका फितर सऊदी अरब से. और है क्या था? चावल. डैट वॉज द इकोनॉमी. और 2017 में यू वर द एक्सपोर्टर ऑफ राइस, व्हीट, पोटैटो, कॉटन.
2018 में यू वर द इम्पोर्टर ऑफ राइस, व्हीट एंड पोटैटो। हमारे 2018 में, जहाँ 2017 में हमने वाफर गंदम, हमने गंदम ज़ाया कर दी थी। इतनी गंदम थी हमारे कि हमने गंदम दरिया में बहा दी थी। 18 ने हमारे मुल्क में आटा नहीं था। कहाँ गया 1 साल में, बताएं ज़रा। तो ये ऐसे मिसमैनेजमेंट आवाम को तो पता ही नहीं है, आवाम तो भूल जाती है। ठप्पा भाई वो धब्बा है शेर हमारा, ये फैक्ट है बहुत बड़ा। ये फैक्ट कभी भी डिनाई आप नहीं कर सकते कभी ज़िंदगी में भी, कि 2017 में जब आप गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपने पता नहीं 50,000 टन गंदम गिफ्ट की थी अफ़गानिस्तान को। गिफ्ट इतनी एक्स्ट्रा थी कि भाई ले लो, फ्री में ले लो, खा लो, मर लो तुम। और हम अब क्या कर रहे हैं, 2018 के एंड पर रशिया को कोई गंदम मिल जाएगी। इंडिया ने तरस खा के अपने ट्रेड खोल के हमें आलू दिए थे। हमारे मुल्क में ना आलू ना प्याज आ रहे हैं, तो मर गए थे हमारे मुल्क के सारे। सॉरी, आप जिंदा बच गए। तो ये फैक्ट हुआ है हमारे कंट्री में 2018-19। लिटरली अच्छी किस्मत थी कि कोविड आ गया था, और कोविड ने ना, IMF ने पाकिस्तान के लोन की पेमेंट डेफर्ड करके 2022 में, जो इन्होंने आगे उतारी है अभी ये PDM गवर्नमेंट ने। 2019 में थी हमारी IMF की पेमेंट, जो हमारे पास है ही नहीं थी, हम बैंकरप्ट हो चुके हुए थे। अगर नहीं यकीन तो आप जाएं शबर जैदी, उसको सुन लें। कहता कुछ नहीं था हमारे पास, मैं सामान पैक करके जा रहा था पाकिस्तान से, ख़त्म था। वो कहता कैसा अल्लाह ने कोविड दिया हमें, हम जिंदा रह गए, हमें बचाने के लिए कोविड दुनिया में आया। जुनैद अकरम की पॉडकास्ट 2 घंटे की। कहता इमरान खान बड़ा अच्छा आदमी है, बट दिमाग नहीं है, पागल है, अकल नहीं है उसमें। अच्छा बेवकूफ़ आदमी है, कुछ नहीं आता उसको। तो भाई अकल नहीं है, पठान होना नहीं। एक वो 15 के C ग्रेड्स हैं पूरी लाइफ में, उसको आप इकॉनमी सबसे बड़ी चीज़ है। टर्की 2001 में दुनिया का सबसे गरीब मुल्क था, यूरोपियन वर्स्ट कंट्री टर्की था। स्लम, कचरा, कूड़ा हर जगह था। उनका आया PM अर्दोगान, डैट वाज मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। कहाँ पे गया? अब वो पता क्यों ठुका हुआ है? उसने अपनी कन्वेंशनल इंटरेस्ट सिस्टम ख़त्म कर दिया हुआ है बैंकिंग सेक्टर का। वो कन्वर्ट कर अपने आप को इस्लामिक बैंकिंग में, ठुका हुआ है। बट उसने राज किया, सबसे हैवी तरक्की, 0 डेट पे है तुर्की इस वक्त। और टर्की वॉज लाइक उस वक्त 82% था इंडेटेड, हम 86 में पाकिस्तान पे। एंड 2020 में ही वॉज ऑन 0 डेट, लोन दे रहा है तुर्की। क्यों? उनका PM जो है उसको इकनॉमिक्स आती थी, हमारी इकनॉमिक्स आती नहीं। हम एडम स्मिथ ही पढ़ रहे हैं आज तक। जैसे ADRC है हमारे पास। अब ADRC क्या होती है? आप कहते हैं मैंने अपील में नहीं जाना, अगर जाऊंगा अपील में, कमिश्नर है, लंबा प्रोसीजर है, ट्राइब्यूनल है, लंबा प्रोसीजर है। ये है पंचायत। ये क्या है? पंचायत के बड़े मिलके बैठेंगे, फैसला कर लेंगे, जो फैसला करेंगे मंजूर कर लेंगे। तो ADRC क्या है? ADRC एक लीगल फोरम है जहाँ पे जो भी एग्रीव पर्सन है उसका हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ये है अदर देन कोर्ट, अदालत के अलावा। कब ADRC में कब जाएंगे? जब आपकी टैक्स लायबिलिटी 100 मिलियन से अबव हो, रिफ़ंड का मसला हो, डिफ़ॉल्ट चार्ज या पेनल्टी छुड़वानी हो, या कोई भी स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए हो, तो हम कहाँ जाएंगे? ADRC में सिर्फ इनके मुतालिक जाएंगे। अब क्या करेंगे? पर्सन जो है वो FBR को अप्लाई करेगा कि जी मेरा ये इशू है और मुझे मैंने अपील में गया हूँ, कोर्ट के पास हूँ, ट्रिब्यूनल के पास हूँ, बट मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी हो रही है, बट मुझे वो इंक्वायरी एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, मैं स्टे ले रहा हूँ, मेरा आप कहाँ केस भेज दें, ADRC में भेज दें, मुझे सालिसी करवानी है। ये क्या होती है? सालिस जो है वो करवानी है, एक्सेप्ट आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन जो है आप जमा करवाएंगे, जिसमें होगा जी मैंने अपना केस ADRC में जो है वो क्या करना है, लेके जाना है। फिर एप्लीकेशन पकड़ेगा, उसको देखेगा, आपको क्या करेगा? ADRC जो है वो उसमें केस रेफ़र कर देगा। अब ADRC में जब केस रेफ़र करेगा तो आएगी कि ADRC जो बनानी है उसकी कंपोजिशन, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। ADRC में जो ADRC की कंपोजिशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन ADRC होगा और कैसे बनेगी ADRC। जब आप दरख्वास्त देंगे, दरख्वास्त मिलने के बाद 15 डेज़ के अंदर क्या किया जाएगा? आपका केस जो है FBR किसको रेफ़र कर देगा? ADRC को। अब ADRC में कौन कौन होगा? रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो ADRC का चेयरपर्सन होगा, जिसे FBR क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा,
जो पैनल उनका होगा उसमें से, ये होगा रिटायर बंदा, नंबर 1 होगा। फिर चीफ कमिश्नर होगा जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी ओवर द केस। और तीसरा बंदा कौन होगा, जो टैक्स पेयर नॉमिनेट करेगा। देखिए एक बंदा है अदालती, एक है चीफ कमिश्नर, और तीसरा बंदा कौन होगा, टैक्स पेयर की तरफ से, बिकॉज ये पंचायत है, कुछ हमारे बंदे कुछ उनके बंदे, फैसला हो रहा है मिल मिला के। अब जो बंदा टैक्स पेयर नॉमिनेट कर रहा है कौन हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका एक्सपीरियंस 10 साल का हो, मतलब FCA या FCM में, या कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू के जो 21वें स्केल या उससे ऊपर हो सकते हैं, या कोई भी रिप्यूटेबल बिजनेसमैन इसे रेफर करेगा भाई ये मेरा केस है आके लड़ मेरे तरफ से। तो एक बंदा हमारी तरफ से है जो इनमें से कोई होगा, एक बंदा अदालत का है, और तीसरा बंदा कौन है, चीफ कमिश्नर, जो कौन होगा हमारा ADRC का चेयरमैन हो रखा। ठीक है। अब जब आप ADRC में केस लेके जाएंगे तो जो रिकवरी ऑफ टैक्स होगी उसके ऊपर स्टे ले लेंगे जब तक ADRC का फैसला नहीं आ जाता, जब तक ADRC डिज़ोल्व नहीं हो जाती, उस वक्त तक क्या रहेगा, हमारे टैक्स के ऊपर स्टे रहेगा, हम टैक्स पे नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। अब ADRC कंपोज हो गई, ADRC में केस चला गया। अब ADRC अपना केस किस तरह लेके चलेगी वो देखना है कि ADRC के पास जब इशू आ गया तो वो इंक्वायरी करेगी, एक्सपर्ट ओपिनियन लेगी, वो ऑडिट भी करवा सकती है, वो कुछ भी करवा सकती है, ऑडिट, एक्सपर्ट ओपिनियन, इंक्वायरी करवा के बाद 45 डेज़ में उसने क्या करना है, उसने अपनी फाइंडिंग्स जो है वो जमा करवानी है। 15 डेज़ की एक्सटेंशन मिल सकती है, बट उसके रीजंस जो हैं वो क्या होनी चाहिए, इन रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है। और जो ADRC का फैसला होगा ये कभी भी आपका प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, मतलब ये नहीं कह सकते कि फलाने ADRC में ये होता मेरा भी ये कर दें, ये नहीं होगा। हर ADRC का फैसला इंडिपेंडेंट होगा और ये बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है। जो ADRC का डिसीजन आएगा जो कमिश्नर को बाइंड कर रहा होगा वो उस वक्त ही बाइंड करेगा जब टैक्स पेयर ने जो अपनी अपील की थी वो उस अपील को विदड्रॉ कर ले, और विद अपील को विदड्रॉ करने के बाद 60 डेज़ के अंदर अंदर बता दे। मतलब आपने अपील किया ट्राइब्यूनल को और आप चले गए ADRC में भी, तो आप क्या करेंगे, पहले अपनी अपील को विदड्रॉ करेंगे, विदड्रॉ करने के बाद 60 डेज़ में इसको बताएंगे ADRC में, ADRC जो फैसला देगी फिर वो कमिश्नर भी मान लेगा, आप भी मान लेंगे। अगर आपने अपनी अपील विदड्रॉ नहीं की तो ADRC का फैसला कमिश्नर कभी भी नहीं मानेगा। और कमिश्नर ने अगर कोई आपके खिलाफ अपील की हुई है तो वो भी क्या करेगा, उसको विदड्रॉ करेगा, और विदड्रॉ करने के बाद 30 डेज़ में क्या करेगा वो बताएगा। अगर वो विदड्रॉ नहीं करेगा तो आप भी ADRC का फैसला नहीं मानेंगे। और अगर ADRC आपका केस डिसाइड नहीं कर पाती तो फिर जो यहाँ जो उनका टाइम पीरियड है उस पर फैसला नहीं कर पाती तो ADRC क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, और वापस जो केस था आपका जहाँ जिस अथॉरिटी में पेंडिंग था वहाँ पे चला जाएगा। और अगर ADRC डिज़ोल्व हो जाती है तो FBR जो है वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्म कर देगा रेलेवेंट पर्सनस को। तो रेलेवेंट पर्सन जहाँ पे भी अपील गई होगी वो 6 मंथ्स के अंदर क्या करेंगे, फैसला जो है वो कर रहे होंगे। तो ये ADRC का मोड है और ये ADRC का सारा मेथड जो है इसको हम लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि अगर आपने ऑर्डर जो है वो दे दिया है तो अब कोई भी एपेलेट अथॉरिटी उसका अगर डिसीजन आ गया है तो कितने टाइम के अंदर हमने न्यू ऑर्डर देना है। हमें अपील हुई, अपील का फैसला आ गया तो कितने टाइम में हमने न्यू ऑर्डर इशू करने। देखिए अगर डायरेक्ट रिलीफ दिया गया ना टैक्स पेयर को, अगर टैक्स पेयर को डायरेक्ट रिलीफ दिया गया है तो 2 महीने के अंदर जब ऑर्डर सर्व हुआ था आपने फैसला वो ऑर्डर देने, जिस दिन फैसला आया 2 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर ने क्या करना है, ऑर्डर इशू करना है। अगर असेसमेंट ऑर्डर दिया गया है या होली या पार्टली उसको सेट साइड कर दिया, ख़त्म कर दिया गया है, तो फिर जब फैसला आया था उसके 1 साल के अंदर अंदर क्या करना है, कमिश्नर ने ऑर्डर जो है वो इशू करना है। फैसला आने के बाद 1 साल के अंदर, या इसके अलावा कोई और केस है, कोई और फैसला दिया गया है, कोई एक्सपेंस अलाउ, डिसअलाउ या कोई भी चीज़ या कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह, उसके लिए क्या होगा, 2 साल के अंदर अंदर उसने क्या करना होगा, कमिश्नर ने उस असेसमेंट ऑर्डर को इशू करना होगा। तो डायरेक्ट रिलीफ 2 महीने, असेसमेंट ऑर्डर के लिए 1 साल, अदर देन असेसमेंट ऑर्डर 2 साल है। इस टाइम पीरियड में उसने क्या करना होगा, उसने अपना ये इशू करना होगा। ठीक है।
उसके बाद है कि इन केस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर इज़ सेट असाइड, कि अगर आपका असेसमेंट ऑर्डर ख़त्म कर दिया गया है या मॉडिफाई कर दिया गया है तो प्रोसीडिंग्स जो है वो वहाँ से शुरू होंगे जहाँ पे ख़त्म हुई हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका ऑर्डर मॉडिफाई हुआ है, कोई प्रोसीडिंग्स हैं पेंडिंग, वो वहाँ से ही क्या होंगी, शुरू हो रही होंगी। कमिश्नर ये नहीं करेगा कि आपको री नोटिस दे और आपकी इंक्वायरी स्टार्ट कर दे ज़ीरो से, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वहाँ से ऑनवर्ड जो है वो क्या चलेंगे, आप कहानी को लेके चल रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद है वेयर इन कंसिक्वेंस ऑफ एन ऑर्डर एनी एपलेट फॉरम और कोर्ट एनी इनकम इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन, कि अगर आपको कोई ऑर्डर दिया गया और उस ऑर्डर को कंप्यूट करते हुए कोई इनकम या कोई एक्सपेंस एक्सक्लूड हो गया तो वो इनकम या टैक्सेबल थी या जो एक्सपेंस वगैरह है जो टैक्सेबल था जो इंक्लूड नहीं किया गया, तो कमिश्नर जो है वो क्या करेगा, उसको ट्रीट करेगा और उसके लिए दोबारा अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इशू कर रहा होगा। ये चीज़ सारी आपकी रीड ओनली है, इसको याद नहीं करना, ये सारी आपकी रीड होने वाली चीज़ है। उसके अलावा जब आप अपील करेंगे, अपील करने के बाद जब आपका असेसमेंट ऑर्डर आएगा तो रिमेंबर जो टैक्स पे करना होगा वो आपने विद इन 30 डेज़ जो है वो आपने अपना टैक्स पे करना है। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, रिमेंबर अगर आपके पास अपील है, अपील के नतीजे में फ़ैसला आ गया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, टैक्स पेयर के ऊपर होगा कि उसने फ़ैसला करना है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का, कि इन केस ऑफ एन असेसमेंट ऑर्डर द एक्सटेंस टू विच ऑर्डर डज नॉट करेक्टली रिफ्लेक्ट द टैक्स पेयर टैक्स लायबिलिटी। अगर आपको अपील हो गई है और फैसला आ गया है, आपने फिर जाना है अपील में या साबित करना है, तो आपने साबित करना है कि जो टैक्स लायबिलिटी मेरी उन्होंने कही गई है उतनी मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है। या कोई भी और फैसला हुआ और अगर डिसीजन आपके हक़ में नहीं है या डिसीजन गलत आया है तो फैसला वो किसने साबित करना है, आपने करना है। आपने अपील में गए कमिश्नर के ख़िलाफ़, आपने फ़ैसला करना है। आप गए हैं अपील में अगेंस्ट ट्राइब्यूनल तो आपने साबित करना है कि मेरे खिलाफ ज़्यादती हुई है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाए होगा, आपके ऊपर ही लाए कर रहा होगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बनता है, ये हमारा यहाँ पे अपील होता है। अब इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20, इसमें गालिबन कोई आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो टोटल क्वेश्चन हैं हमारे पास 38 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो 2023 तक इस चैप्टर में से आ चुके हुए हैं। ये चैप्टर जो है आप लोगों ने अगर चैप्टर को याद करना है, चैप्टर रीड किया, ये क्वेश्चन सारे कर लेना आपका चैप्टर ये हो जाता है। इस चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत ही रिपीटेटिव है, रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो अब हम नेक्स्ट जो है ये सवाल करेंगे, चैप्टर हमारा सारा ये रिकॉल हो जाएगा। इसमें से आपको 10 से 15 नंबर का पेपर हर हालत में आना ही आना है, तो इसको ज़रा आपको रखना पड़ेगा। तो तीनों पर और कैपिटल गेन